नमस्कार सभी साथियों को। जय माँ भवानी। अभी थोड़ा सा जुड़ने देते हैं हमारे सभी साथियों को। आज बहुत लंबे समय के बाद करनी सेना हिमाचल के पेज पे लाइव आने का अवसर मिला है और लाइव आने के कई कारण सामने आए हैं। कल जिला मंडी के नेरचौक की नगर परिषद के रिलेटेड जब मैं लाइव आया तो मेरे को मैसेंजर में काफ़ी मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेजेस आए कि हम नेरचौक के मेडिकल कॉलेज में जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है वहाँ पे काम करते हैं और हमें पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से सैलरी नहीं मिली। तो सर हमारी जो ये मुद्दा है इसको आप उठाएं और इसके रिलेटेड लेबर अफसर से बात करें, लेबर कमिश्नर को पत्र लिखें। तो उसी के माध्यम से आज करनी सेना हिमाचल प्रदेश के माध्यम से ये जो हमारे हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो करीब 70-80 हज़ार से ज़्यादा हैं, उनका आंकड़ा शायद 1 लाख के आसपास रहेगा और जिनके साथ कम से कम 5 लाख परिवारों का, 5 लाख जो परिवार के सदस्य होते हैं, 1 लाख कर्मचारियों के साथ 5 लाख लोगों का मुद्दा ये जुड़ा हुआ है। उनकी रोजी रोटी का मुद्दा है और कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों में तो उनको वेतन हर महीने मिलना चाहिए। तो थोड़ा जुड़ने देते हैं लोगों को और आप सभी शेयर कीजिए अपने अपनी प्रोफाइल से, अपने अपने पेजेस से इस लाइव को शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कुछ सवाल आपके होंगे तो आप कमेंट्स के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मुझे फ़ोन करके भी बता सकते हैं। आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ एक ऐसे कर्मचारी हैं ना जिनको रेगुलर एम्प्लॉय गिना जाता है और ना ही उनको कॉन्ट्रैक्चुअल गिना जाता है, ना ही उनको प्राइवेट गिना जाता है। आउटसोर्स कंपनियां आजकल बहुत सारी हो गई है, बहुत सारी आउटसोर्स कंपनियां हो चुकी हैं जिसमें तरह तरह की कंपनीज है और इन गरीब कर्मचारियों का शोषण करती आ रही है। तो सबसे पहले आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। जिला मंडी के कोरोना काल में पिछले 1.5 साल भी कोरोना का हॉस्पिटल, डेडिकेटेड हॉस्पिटल ये रहा श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहाँ करीब 1000 के आसपास आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें सिक्योरिटी में, पैरामेडिकल में, ऑफिस में, सैनिटेशन विंग में, सफाई कर्मचारी, गार्डनिंग में और वार्ड अटेंडेंट्स में, मेडिकल में। तो इनको मिला के करीब 1000 आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ काम करता है और जिनको हर महीने कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी अपने वेतन संबंधित
अपने ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन के संबंधित, अपने ईएसआईसी या वर्कमैन कंपनसेशन के रिलेटेड कोई ना कोई समस्या सैलरी की, खाते की आती आ रही है। और उन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि ईपीएफ नंबर क्या है, यूएएन नंबर क्या है, उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो आज मैं हिमाचल करनी सेना के माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके मज़दूरों के, कर्मचारियों के जो मुद्दे होंगे उसको करनी सेना प्रमुखता से उठाएगी, प्रदेश स्तर पर उठाएगी और आपके वेतन संबंधित मामलों के लिए लेबर कमिश्नर, विधानसभा का घेराव भी हिमाचल करनी सेना को करना पड़े तो करेगी। ये जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, एक तो इनको कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ मिनिमम वेजेस ही नहीं मिलता है। जो मिनिमम वेजेस हिमाचल गवर्नमेंट ने तय किया है वो नहीं मिलता। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेजेस है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो CSIR है या CRI कसौली है या IIT कमांद है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, NH के ऑफिसेज है या सेंटर का कोई भी है, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इन यहाँ पे जो आउटसोर्स के कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको वेतन भी बहुत अच्छा है, इनका मिनिमम वेजेस सेंट्रल का जो है वो रिवाइज भी टाइमली होता है और उससे ही अपने घर का, और उनको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है और टाइमली मिलती है। पर हमारे हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में जो आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि है क्या क्या नहीं। एक ठेकेदार आता है, एक कंपनी आती है, जमकर शोषण करती है, फिर नया टेंडर होता है, नई आती है, पुराने का कोई आता नहीं, नए का कोई पता नहीं। पिछले 2006-7 से आउटसोर्सिंग प्रथा हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई और एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे पहले 2003 में रखे गए थे डुएक के थ्रू, डुएक चंडीगढ़ के थ्रू, जो जिसको आज NIELIT का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो भी NIELT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रेनिंग जो है उसके माध्यम से रखे थे। और अभी मोहित कुमार जी लिख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में बुरा हाल है। हाँ जी, प्राइवेट सेक्टर में भी अभी आएंगे। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है, बद्दी में है, बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारा काड़ाम में है, नालागढ़ में BBN ब्रोटीवाला, बद्दी ब्रोटीवाला नालागढ़, हरोली में है, ऊना में, पौंटा साहिब में है। यहाँ पे दूसरी स्टेट के लोगों की फैक्ट्रीज़ हैं। जो HP जो फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री कानून है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है, मनमर्जी से नौकरी पर रखा जाता है, मनमर्जी से निकाला जाता है। और कोविड-19 में तो इनको एक बहाना मिल गया है कोविड-19 का। तो कोविड-19 तो अभी 1 साल से आया, उसमें भी 6 महीने पिछले कोविड-19 था नहीं, बिल्कुल गायब कर दिया इन्होंने। तो मेरे को तो यही समझ नहीं आ रही है कि कोविड कब आता है कब जाता है। इसकी बहुत ही अच्छी खबर प्रशासन को और सरकार को है। राजनेता लोग भी मजाक उड़ाते हैं कि भाइयों जी, हमारे संवैधानिक पोस्ट पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, इतनी जिम्मेदारी पोस्ट पे नेतागण बैठे हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उनके भाषणों में हमें तो जरा सा नहीं लगता कि वो एक बड़े नेता की तरह भाषण देते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी तो समझिए। आपको पिछले 6 महीने से, जब सितंबर में कोरोना का रेट कम हुआ था, सितंबर के बाद आपको हर डिस्पेंसरी, हर हॉस्पिटल में, हर जगह आपको सुनिश्चित करना चाहिए था कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं, नेबुलाइजर मिले हैं कि नहीं, दवाई जो है वो पहुंच रही है कि नहीं। आप तो कोरोना को भूल ही गए थे। और आज जो परिस्थितियां हैं, फिर लॉकडाउन के कगार पे है। ये परिस्थितियां पिछले 6 महीने में आप लोगों ने ही उत्पन्न की।
थोड़ी सी सख्ती रखी होती, थोड़ा सा बंद रखा होता। वीकली जब हर संडे बंद कर रहे थे, बहुत अच्छा था, जनवरी तक हर संडे बहुत अच्छा बंद रहा। तो एक संडे वीकेंड में एक दिन आपको ज़रूर बंद कर देना चाहिए था। आज आप लॉकडाउन लगाने की कगार में हैं। आज सैटरडे संडे को आपने हिमाचल में बंद किया, तो इस बंद का कारण भी केवल मात्र कर्मचारी वर्ग और प्रशासनिक कर्मचारियों का दबाव है। ट्रांसपोर्टेशन पे कोई रोक नहीं है, लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन पे रोक नहीं है तो काहे का लॉकडाउन? ऐसे मास्क हर गली, हर मोहल्ले में, हर सड़क में गिरे मिलते हैं, उसके ऊपर भी कोई चेक नहीं है कि कितने जर्म्स ऐसे ही बेफालतू में हवा में घूम रहे हैं। चलो, कोविड-19 का मुद्दा तो आज था नहीं, पर हिमाचल करनी सेना ने पिछले कोविड-19 के लॉकडाउन के अंतर्गत भी बहुत अच्छा काम किया। सभी जिलाध्यक्ष, हमारे साथी भाई, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भाई पीयूष चंदेल जी, उनके बिलासपुर गृह जिला के मंडल ने, सबने कोरोना काल में बहुत ही अच्छा काम किया। ब्लॉक बिलासपुर के अध्यक्ष है प्यार सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और प्रधान है चंदेल जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो मिलजुल कर कोविड-19 में करनी सेना ने बिल्कुल हार नहीं मानी, और मैं दोबारा सभी करनी सैनिकों को निवेदन करना चाहता हूं कि फिर तैयार हो जाएं। जहां भी आपको कोई मदद करने का, कोई प्लाज्मा ब्लड होते हैं जिनको कोरोना के जो पेशेंट ठीक हुए थे, उनके प्लाज्मा की ज़रूरत किसी को है, तो आप वो प्लाज्मा लेके जाएं, हेल्प कीजिए, मास्क बांटिए, कई मास्क की ज़रूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति देखिए जो लॉकडाउन के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसको मिलजुल के उसको चाहे घर से एक टाइम का खाना बना के उनको प्रोवाइड कीजिए। जब घर में 4 लोगों का खाना बना होता है तो एक का और तैयार बना ही होता है, उसको आपने सिर्फ पैक करना है और किसी गरीब की सेवा करनी है। ये मुद्दा तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कोविड-19 के ऊपर आने वाले दिनों में रखेंगे। मेरा जो मुद्दा है वो है आउटसोर्स कर्मचारी। कोरोना काल का नाम देकर ये प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनियां जमकर शोषण कर रही है। माफ़ी चाहूँगा, 2 मिनट पेज पे शेयर कर रहा था। ये जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, लाखों ऐसी कंपनीज है जो ब्लैक लिस्ट कंपनीज हैं, वो भी काम कर रही है, कोई चेक की नहीं है। संदीप गौतम जी लिख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में 75% हिमाचली और 25% अदर स्टेट का रूल है, वो क्यों अप्लाई नहीं होता? हर कंपनी में 5 से 6 हज़ार बिहारी भरे हुए हैं। संदीप गौतम जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हिमाचल प्रदेश में जो सरकार ने एक नियम बनाया है कि कोई भी उद्योग या कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंस्टीट्यूट जो लगता है, वहाँ पे 75% हिमाचलीज को काम दिया जाता है, 25% अलग स्टेट को दिया जाता है। पर दूसरी स्टेट के लोग अगर काम करते हैं तो शायद वो लेबर, जो बिल्कुल लेबर होती है, हिमाचल के लोग वो लेबर का काम नहीं करना चाहते किसी फैक्ट्री में। हिमाचल के लोग थोड़े पढ़े लिखे ज़्यादा है, तो शायद उस कारण, और सैलरी जो है, सैलरी के ऊपर चिंता करने की आवश्यकता है। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, करीब 7 से 10 लाख लोग बेरोज़गार हैं हिमाचल प्रदेश में। उनके रोज़गार के लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है? यह सवाल हिमाचल करनी सेना आपसे पूछती है, प्रदेश सरकार से। क्या आप विभागों में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज लागू, जो ऑलरेडी 2012 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के समय में लागू किया गया था, 2011-12 में,
वो आज तक किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, कोई सरकारी डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सरकारी विभाग ही अपने HODs की, अपने डायरेक्टरेट की, अपने सेक्रेटरियों की बात नहीं सुनते हैं, फिर काहे की सरकार, काहे का डायरेक्टरेट। नेताओं के फ़ोन पे माफ़ कीजिएगा अगर कोई नेता सुन रहा होगा, नेताओं के फ़ोन पे अंदर खाते में भर्तियां होती है बंद दरवाजे से, बंद दरवाजे में नहीं, बंद खिड़कियों से। उन खिड़कियों से अंदर बकरियों की तरह नौकरियां लग रही है, और वो जो विधायक गण हैं, वो नेतागण हैं, वो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं सरकारी पार्टियों के, वो बस अपने लोगों को बोलते हैं भाई एक बार फंस जाओ सरकारी में, क्या पता पॉलिसी बन जाएगी। तो ये मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है, आउटसोर्सिंग से जुड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। पूरे हिमाचल में करनी सेना के जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं, वो सुनिश्चित करें कि उनके आसपास कितने सरकारी विभाग हैं जहाँ पे आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम करते हैं। उनका एक डाटा तैयार किया जाए, उनको पूछा जाए कि आपको वेतन मिलता है कि नहीं है, आपकी कोई समस्या है कि नहीं है। नेर चौक श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, यहाँ 2 महीने से पैरामेडिकल स्टाफ को सैलरी नहीं मिली। उससे पहले हर महीने दिक्कत आती थी, हर 2 महीने के बाद सफाई कर्मचारियों को दिक्कत आती थी। तो जब तक उनकी कंप्लेंट लेबर अफसर को, मंडी को नहीं देते थे, तब तक वो सैलरी देता था। इतने जिद्दी हो चुके हैं ये भ्रष्ट ठेकेदार कंपनियां। मेरे तो आप सभी कर्मी सेना के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों से निवेदन रहेगा कि आप किसी मुद्दे पर अगर आपको लगता है कि आप बेबाकी से अपनी राय रख सकते हैं, अपनी समस्या, किसी का समस्या का निवारण के लिए चर्चा कर सकते हैं, तो आप कर्मी सेना के पेज के माध्यम से आप भी वो बात रखें, ताकि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो हमारा बोलने का अधिकार है, उस अधिकार के माध्यम से हम किसी की सहायता कर सके। ये जो कोविड-19 का रोना, ये आउटसोर्स कंपनियां रो रही है, ये अधिकारीगण रो रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हिमाचल प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज, 3 नए बने, 2 पुराने। शिमला मेडिकल कॉलेज, टांडा मेडिकल कॉलेज, IGMC शिमला, राजीव गांधी टांडा मेडिकल कॉलेज, चंबा मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, मंडी मेडिकल कॉलेज। 5 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, यहाँ पे कोविड-19 के दौरान सफाई कर्मचारियों से लेके आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। इनसे 10-10, 15-15 दिन कोविड वार्ड में ड्यूटियां लगवाई गई कि आपको इसके पैसे दिए जाएंगे। 10 दिन ड्यूटी लगाने के बाद 7 दिन इनको क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन के समय इनको पिछले साल खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलती थी, पानी तक नहीं दिया जाता था, छुआछूत का एक बिहेव इनके साथ व्यवहार किया जाता रहा मेडिकल कॉलेजेस में, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में। आज तो कोरोना इस कदर बढ़ चुका है, अब तो सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब तो सरकार को बोलना पड़ता है कि घर में वो हो जाएं। पिछली बार एक बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम BMS लागू किया गया था, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे। मैं भी एक म्यूनसिपैलिटी का एक काउंसलर रह चुका हूँ, म्यूनसिपल काउंसिल नेर चौक का, और हमने भी एक बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो तैयार किया, डाटा तैयार किया कि कौन व्यक्ति कब आ रहा है, उसका मैसेज आता था। उस व्यक्ति के घर में जाके उसको पूछा जाता था कि आप ठीक हो, आपकी तबीयत, आप कहाँ से आए, कितने दिन आप बाहर रहे, कहाँ कहाँ आप गए थे। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पे डाटा बनाया जाता है, ताकि कल को उस व्यक्ति को कोई दिक्कत आए तो वो कहाँ गया था, किससे मिला था, तो उन लोगों को भी सचेत कर दिया जाए। इस बार कोई बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, बॉर्डर खुले हैं। सरकार तो नए हेलीकॉप्टर के आगमन की तैयारी पे है। चलो, हेलीकॉप्टर भी एक अच्छी चीज़ है,
कल को नासिक जैसी या कहीं की हालात ऐसे हो गए कि ऑक्सीजन की कमी हो गई और इंस्टेंट तरीके से किसी को ऑक्सीजन सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे हेलीकॉप्टर के सहारे हेल्प होगी। पर मेरा सरकार से यही निवेदन रहेगा कि ये हेलीकॉप्टर जो है वो सरकारी सैर सपाटे के लिए कम और हिमाचल प्रदेश की पिछड़े दुर्गम क्षेत्रों की जनता के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि हिमाचल के लोग भी देख लें कि रशिया का हेलीकॉप्टर कैसा है। आउटसोर्स कर्मचारी जो हिमाचल में लगे हुए हैं उनको पूछा जाए कि आपका EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कितना कटता है। 12% कटता है, 12% ठेकेदार या कंपनी जमा करवाती है, टोटल 25% होता है और उसमें से 1% एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। जो ठेकेदार होता है वो 25% क्लेम करता है, उसमें 1% एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं EPF के, 24% जमा होता है। उनमें से 12% जो होता है वो एम्प्लॉय के माध्यम से, 12% एम्प्लॉयर के माध्यम से। जैसे सपोज़ मैं एक मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रहा हूँ, तो मेडिकल कॉलेज जो है वो 12% जो मिनिमम वेजेज है उसके ऊपर हमें वो EPF देता है। 12% मेरे को अगर 10,000 रुपये मिलती है तो उसमें से 1200 रुपये मेरे कटेंगे। 1200 रुपये मेडिकल कॉलेज वाले ठेकेदार के माध्यम से जमा करवा रहे हैं, जो कि टेंडर में जो है, बिलिंग में जो है होता है, और टोटल 2400 रुपये मेरे जाएगा। और जो 24% जो जमा हो रहा है उसमें से 75%, मतलब कैलकुलेटर में जैसे 2400 का गुना 75%, 1800 रुपये। 1800 रुपये EPF के मेरे प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में जमा होता है और 700 रुपये EPF के पेंशन अकाउंट में जमा होता है। तो कई भाई सोचते हैं कि जो 2400 रुपये उनका जमा हुआ भाई, उसमें उनको 1800 रुपये दिखाई देता है। तो 1800 रुपये जो है उनका वो EPF के अकाउंट में है। पहले उस अकाउंट से पैसा निकालने में रोक लगाई हुई थी, अब वो पैसा कोई भी भाई निकाल सकता है। उसको ज़रूरत जो है अपना रीज़न पेश करना है और ऑनलाइन निकाल सकता है। ऑनलाइन EPF की साइट पे सारा कुछ अपने अकाउंट नंबर अटैच करके NEFT सिस्टम से वो पैसा अपने अकाउंट में सीधे जमा करवा सकता है। उसमें किसी भी दलाल या किसी भी ब्रोकर या किसी भी कंपनी के पास आपको हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो आपका पैसा है, जो आपने काम किया है वो जो जमा हुआ है। और जो 25% है, जो 700 रुपये है, 10,000 के ऊपर जो 2400 रुपये है, उस 2400 रुपये के ऊपर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जो 700-800 रुपये जो हर महीने उसका जमा हो रहा है, ये पेंशन अकाउंट में जमा होता है। ये अगले 9 साल तक अगर आप नहीं निकालेंगे तो ये पैसा पूरा मिलेगा। गलती से 20 में आप निकालना चाहते हैं तो 10-15% मिलता है, बाकी सरकारी खजाने में चला जाता है। वर्तमान के जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जिनके प्रधानमंत्री हैं, उन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये डिसीज़न लिया गया था कि इस पे लॉक लगाया गया था, ताकि ये जो EPF का पेंशन का अकाउंट है ये गवर्नमेंट के खजाने में जमा हो सके और गवर्नमेंट इसका सदुपयोग कर सके। ललित भभोरिया जी लिख रहे हैं, भाई साहब हमारी सैलरी में नहीं आई, 2 महीने होने वाले हैं। जल शक्ति विभाग, माफ़ कीजिएगा बीच में फ़ोन आ गया था। जल शक्ति विभाग एक बहुत ही बड़ा विभाग है हिमाचल प्रदेश के। बहुत ही कद्दावर नेता इसके मंत्री हैं और हर तरफ देखने को मिलता है कि नेताजी और उनके बेटे अधिकारियों को डराने धमकाने का काम करते रहते हैं और मीडिया में ये साबित करते दिखाते हैं कि उनसे अच्छा नेता कोई नहीं है।
वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं और बहुत ही दबंग नेता है। मैं खुद उनका एक फ़ैन हूँ। उनके जो काम करने का तरीका है वो, पर उनके विभाग में आईपीएच में, जल शक्ति विभाग में हज़ारों कर्मचारी जो हैं वो पंप ऑपरेटर्स, लेबर में ठेकेदार के माध्यम से वो नियुक्त हुए हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, जो डिवीज़न्स है आईपीएच की, जल शक्ति विभाग की, इन डिवीज़न्स में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ये सुनिश्चित नहीं कर पाए इतने सालों में कि इन ठेकेदारों को टाइमली सैलरी मिल सके और पूरी सैलरी मिल सके। अगर इनको पत्र लिखा जाता है कि नियम के अनुसार वेतन दिया जाए, अभी जो भाई साहब ने लिखा है ललित भभौरिया जी, आईपीएच बग्गी में काम करते हैं, बग्गी के अंतर्गत, तो इनको 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। तो ऐसे कई हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लोग, पीडब्ल्यूडी है, एचआरटीसी के कर्मचारी, इनको बहुत दिक्कत आ रही है, इनका मुद्दा बहुत चला हुआ है। सिक्योरिटी सर्विसेज में कोऑपरेटिव बैंक, कांगड़ा सहकारी बैंक, इतने डिपार्टमेंट्स पे सिक्योरिटी का काम करते हैं, उनको 5-5 हज़ार दिया जाता है। क्या 5 हज़ार में आज की डेट में पूरे महीने का गुजारा हो सकता है, जब आपका 1,000 रुपये का तो सिलेंडर हो गया है, गैस सिलेंडर। वो कमाएगा कि खाएगा यही नहीं समझ आ रहा। और कई जगह गवर्नमेंट ने द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, बोनस जो होता है वो बोनस सुनिश्चित किया गया है कि बोनस हर साल, बोनस दिवाली के रूप में, बोनस के रूप में सालाना दिया जाता है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे हॉस्पिटल या कोई और तरह से चैरिटेबल जो होते हैं, उनके अलावा जो डिपार्टमेंट, जो कमाऊ कंपनीज होती हैं, जिनका कोई रेवेन्यू आता है, कोई फंड जनरेट किया जाता है, उन लोगों को बोनस अनिवार्य है देना। और सबसे पहले करनी सेना की यही मांग रहेगी कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी रखे जाते हैं, उन कर्मचारियों पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट, कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट लागू किया जाए। जो लोग वहाँ रखने हैं वो नियर बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे उसकी जानकारी होना अनिवार्य होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और एम्प्लॉयमेंट कर्मचारियों के माध्यम से उसकी जानकारी उन बेरोज़गारों को जाने चाहिए जो बेरोज़गार उस पोस्ट के प्रति क्वालिफाइड होंगे और वहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे। और प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में जो आजकल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, कोरोना काल में जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा श्रम विभाग से, श्रम कमिश्नर से, लेबर कमिश्नर हिमाचल प्रदेश से, कि इस पे गंभीरता से देखा जाए, इस पे विचार किया जाए कि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग जो विभिन्न हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो कोरोना वॉरियर्स, जिनको आप हर जगह सम्मानित करते हैं, हमारी सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री सब, कि ये कोरोना वॉरियर है, ये कोरोना योद्धा है। असलियत में उस कोरोना योद्धा को वेतन भी नहीं मिल रहा 2-2, 3-3 महीने से। क्या आपने पूछा कभी कि आपको वेतन मिलता है कि नहीं? और लास्ट में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, हिमाचल प्रदेश मिनिमम वेजेस एक्ट, ये देखा जाए कि ये लागू कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ नहीं। और हमारी मांग है, करनी सेना ये मांग करती है कि 18,000 रुपये मिनिमम वेतन महीने का अनिवार्य किया जाए। 500 रुपये दिहाड़ी, अनस्किल्ड का 500 रुपये दिहाड़ी, और प्लस ईपीएफ।
और कोविड-19 में सभी सुरक्षित रहें। कोविड-19 में सभी अपना ध्यान रखें, बिना वजह बाहर ना जाएं और भीड़ भड़ाके में ना जाए, कोई आयोजन ना करें। और जो नेता लोग कई जगह उद्घाटन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, उस कार्यक्रमों में भी आप किनारा कर लें, क्योंकि जो कोविड-19 की दूसरी लहर है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें बचने की बहुत ही आवश्यकता है। और आउटसोर्स कर्मचारियों, प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को कहीं शोषण हो रहा है तो करनी सेना के पेज पे मैसेज संदेश दें, या मेरे मोबाइल नंबर या मेरे जो फेसबुक की आईडी है रजनीश सोनी, वहाँ पे आप मैसेंजर पे लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लीजिए 8679300086। और कोरोना में अपनी सेफ्टी रखें, अपना ध्यान रखें। शीघ्र आने वाले दिनों में हिमाचल करनी सेना के माध्यम से हम ऐसे लाइव कार्यक्रम, हमारे जो पदाधिकारी हैं पूरे हिमाचल के, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, विभिन्न मुद्दों पे अपनी राय बेबाकी से रखेंगे। जहाँ सरकार अच्छा काम करेगी हम सरकार की सराहना करेंगे, जहाँ सरकार गलत काम करेगी हम सरकार का निंदा करेंगे। हम अपनी आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। हिमाचल करनी सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है, एक समाज सेवा का संगठन है। हम काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, और हमारा जो लक्ष्य है वो 5 लाख सदस्य हिमाचल प्रदेश में बनाना। आने वाले 1 साल में 1 लाख के आसपास सदस्य करनी सेना के पंजीकृत सदस्य हैं, जिनका डाटा हमारे पास करीब 50,000 का डाटा हमारे पास है, 50,000 का जिलाध्यक्षों के पास है। और वो सारा डाटा कोलैबोरेट करके हमने सभी जिलाध्यक्षों के साथ, हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष है पीयूष चंदेल जी, उन्होंने हमारे अभी बैठक की थी। तो जो सदस्यता का 5 लाख सदस्य जो सक्रिय सदस्य हैं हर पंचायत में, प्रदेश के जो 14,000 बूथ है, हर बूथ पे हम 10 से 20 सदस्य करनी सेना, हिमाचल करनी सेना के बनाएंगे। जय हिंद, जय माँ भवानी। सभी सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।